चलिए बच्चों, हम लोग कल शुरू किए थे औसत वेग और तात्क्षणिक वेग का व्यंजक लिखे थे हम लोग। आज हम कुछ लिखेंगे कि अगर कोई रिएक्शन है उसका औसत रेट या तात्क्षणिक वेग इंस्टेंटेनियस रेट हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ पे देखिए रिएक्शन आपका है 2N2O5 से बन रहा है NO2 प्लस O2। ठीक है, इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का औसत वेग तथा तात्क्षणिक वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस अभिक्रिया का हम लोग औसत वेग और तात्क्षणिक वेग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले औसत वेग, वेग को दर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो औसत वेग ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, अभिकारक के सामने पहले माइनस चिन्ह डेल्टा N2O5 बटे जो आपका गुणांक है वो नीचे आ जाएगा बटे में 2 डेल्टा T इक्वल टू अभिकारक के बाद उत्पाद का नंबर था। उत्पाद हमेशा जो होता है पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव डेल्टा NO2 बटे 4 डेल्टा T। इसके बाद आएगा O2 का तो प्लस डेल्टा O2 बटे डेल्टा। ठीक है, इस प्रकार से हम औसत वेग निकालेंगे। तात्क्षणिक वेग की बात करें तात्क्षणिक वेग हो जाएगा माइनस डी N2O5 बटे 2 dt इक्वल टू प्लस डी NO2 बटे 4 dt इक्वल टू प्लस डी O2 बटे dt। ठीक है, हम डेल्टा के स्थान पे डी यूज करेंगे जब हमको इंस्टेंटेनियस रेट या वेग निकालने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो आसान है, इस प्रकार से किसी भी क्रिया का हम औसत रेट या तात्क्षणिक रेट हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें कि कोई क्रिया है, ठीक है, उसके लिए ग्राफ पर इसका निरूपण कैसे करेंगे। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ग्राफिकल मेथड देखेंगे हम लोग, हम किस प्रकार से ग्राफिकल मेथड द्वारा अभिक्रिया का रेट बता पाएंगे। ठीक है, वाई एक्सिस पर रिएक्टेंट होगा और एक्स एक्सिस पे आपका टाइम। ठीक है, तो मान लें कोई अभिक्रिया है, अभिक्रिया मान लें R से P बन रहा है। यहां पे हम मान लें कि ये R बन रहा होगा, जब इनिशियल टाइम था R बन रहा होगा, ये 0 हो गया। ठीक है, कुछ टाइम बाद R2 हो गई। ठीक है, और जो 0 है तो मान लें P1 था। ठीक है, कुछ रहा होगा P2 हो गई। बस समझे, R1 पर जो 0 मान है P1 के बराबर मान लिया, R2 है और जो प्रोडक्ट आपका बन गया प्रोडक्ट आपका P2 है। तो इनिशियल टाइम में जब टाइम हमारे पास 0 था और टाइम हमारे पास T था। ठीक, टाइम जब हमारे पास 0 है तो रिएक्टेंट कुछ रहा होगा, मान लें रिएक्टेंट यहां पे। ठीक है, इसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ रही है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रही है उसी प्रकार से जो आपका रिएक्टेंट है धीरे धीरे
घट रहा है, ठीक है, जो कि आपका रिएक्टेंट है धीरे धीरे घट रहा है, ठीक है। तो हम बात क्या करेंगे कि मान लो यहाँ पे है, ठीक है, टाइम जब 0 है तो रिएक्टेंट की सांद्रता जो अभिकारक की सांद्रता है जहाँ पे R1 है धीरे धीरे घट रही है, टाइम के सापेक्ष धीरे धीरे क्या होगा ये घटे, ठीक है। कुछ ग्राफ इस प्रकार का एक्सपोनेंशियल टाइप का आएगा, बात समझ आई, कि टाइम के सापेक्ष धीरे धीरे जो रिएक्टेंट है आपका जो अभिकारक है घटता है। जैसे मान लो 5 मोल था पहले, ठीक है, कुछ टाइम बाद इससे 3 मोल निकल गया तो बचा कितना 2 मोल। तो आप देखोगे टाइम के सापेक्ष रिएक्टेंट का मान धीरे धीरे क्या हो रहा है घटता हुआ चल रहा है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि मान लें कि जब हमारे पास टाइम t1 होगा, टाइम t1, ठीक है, ये टाइम आपका t1 है, उस टाइम रिएक्टेंट अगर R1 है, ठीक है, और उस समय बाद अगर टाइम t2 है तो रिएक्टेंट आपका वहां पर हो जाएगा R2, ठीक। तो अगर हम एवरेज रेट की बात करें, एवरेज रेट की बात करें कैसे निकालेंगे, आर एवरेज की बात करें तो एवरेज रेट हमेशा निकालते हैं R2 माइनस R1 बटे T2 माइनस T1 इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा R बटे डेल्टा T। बात सबको समझ आ रही है। आप देखोगे धीरे धीरे मान घट रहा तो R2 का मान कम है, R1 का मान ज्यादा, इसीलिए जो यहाँ पे साइन आएगा तो साइन होगा आपका निगेटिव, जो भी साइन होगा वो साइन आपका क्या होगा निगेटिव होगा। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। तो अगर हम रिएक्टेंट की बात करें तो धीरे धीरे स्लोप नीचे जा रही है, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस की बात करें तो किसी टाइम पे इंस्टेंटेनियस रेट निकलता है, तो अगर हम आर इंस्टेंटेनियस की बात करें, ठीक है, आर इंस्टेंटेनियस, ठीक है, तात्कालिक वेग की बात करें तो होगा डी आर बटे डी टी। यहां से अगर हम यहाँ पे एक लाइन खींचे तो स्लोप जो होगी वो नीचे की ओर जा रही है, इसीलिए जो यहाँ पे आपकी स्लोप आ रही है स्लोप आएगी निगेटिव, इसीलिए जो इसका मान होगा क्या हो जाएगा स्लोप, ठीक है, स्लोप के बराबर है। और स्लोप जो होता है tan थीटा के क्या होता है बराबर, ठीक है, जो भी स्लोप होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। तो आप लिख सकते हो tan थीटा इक्वल टू माइनस डी आर बटे, क्लियर होगी बात। सेम इसी प्रकार से अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में क्या होगा, ध्यान से बात समझो, अगर हमारे पास टाइम 0 है, अगर हमारे पास टाइम क्या है 0 है तो प्रोडक्ट भी आपका 0 होता है, ठीक है, टाइम 0 प्रोडक्ट 0, तो टाइम शुरू नहीं होगी प्रोडक्ट बड़ा नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार से रिएक्टेंट घटेगा उसी प्रकार से प्रोडक्ट क्या होगा बढ़ेगा। बात समझ सकते। अगर हम मान लें T1 टाइम पर प्रोडक्ट आपका P1 रहा हो, ठीक है, और T2 टाइम पर प्रोडक्ट आपका जो है वो P2 है। अगर हम एवरेज रेट यहां पे निकालें, ठीक है, एवरेज रेट अगर हम निकालें तो होगा P2 माइनस P1 बटे P2 माइनस P1, ठीक है। तो यहां पे आएगा डेल्टा P अपान डेल्टा T आएगा, डेल्टा P अपान डेल्टा T, ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो कि P2 से आप घटाओगे P1, P2 का मान ज्यादा है P1 का कम, इसलिए जो आएगा साइन यहां पे आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अब कई बार बता दिए हैं कि रिएक्टेंट टाइम के साथ घटता है इसलिए नेगेटिव साइन और प्रोडक्ट टाइम के साथ बढ़ता है इसलिए पॉजिटिव साइन आएगा। इसी प्रकार से अगर हम इंस्टेंटेनियस की बात करें, इंस्टेंटेनियस, ठीक है, आर इंस्टेंटेनियस की बात करें तो आर इंस्टेंटेनियस जो होगा वो होगा dp बटे dt हो जाएगा, और जो dp बटे dt है स्लोप के बराबर होगी, इसका मतलब tan थीटा के बराबर होगा। तो आपको ग्राफ समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में आ गया सबके कि हम किस प्रकार से
ग्राफ से अगर मान लो कोई एंगल आपको दिया हो, ठीक है, ये मान लो थीटा एंगल आपको दिया हो और पूछे कोई रिएक्शन देके कि बताओ इस प्रक्रिया की रेट कितनी होगी, तो हम बता सकते हैं उसको। अब आगे देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे उस पर कि हम किस प्रकार से रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं यहाँ पे यूनिट ऑफ आर ओ आर का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन। आर ओ आर का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। हम मात्रक कैसे निकालते हैं उसको देखें। तो मात्रक निकालने के लिए जो फार्मूला का आर ओ आर का होता है कंसंट्रेशन बटे आर ओ आर इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन बटे टाइम, सांद्रता बटे समय। तो हम सांद्रता किसको रखते हैं, सांद्रता रखते हैं मोल प्रति लीटर में, और जो टाइम रखते हैं वो रखते हैं सेकंड में। तो जो मात्रक आएगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। तो अगर आर ओ आर का मात्रक रखें तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, और ये टाइम जो है चेंज नहीं किया जाती। अगर टाइम मान लो मिनट में है तो हम यहाँ मिनट लिखेंगे, ठीक है। आवर्स में, घंटे में तो हम आवर्स लिख देंगे, ईयर में तो ईयर लिख देंगे, ठीक है। तो जनरली इसको चेंज नहीं करना टाइम चेंज को। तो मोल लीटर पावर -1 सेकंड पावर -1 होता है। तो ये हो गया यूनिट, हो गया मात्रक हम निकाल लिए रेट का, ठीक है। अब मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, T + 2Q, ठीक है, इक्वल टू 3R। इस प्रकार से है फाइंड ऑफ आर ओ आर, ठीक है। हमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है इसका, और एक ग्राफ बन के आया है। ग्राफ कुछ इस प्रकार का आपका है, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल है वो 45 डिग्री इस प्रकार से है, और यहाँ पे Q दिया गया है और यहाँ पे आपका टाइम। तो रिएक्टेंट हमारे पास Q है, उसी के लिए आपको आर ओ आर क्या करना है, फाइंड करना, मतलब रेट उसी के लिए हमको निकालना है। बात समझ आ गई। इसके लिए हमको आर ओ आर ज्ञात करना है। तो आर ओ आर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन के, तो देखिए आप क्या लिखोगे, हमेशा जो एंगल है वो पॉजिटिव लिया जाएगा। जैसे मान लो एंगल है, ठीक है, नेगेटिव होगा। ये जो एंगल है ये क्या होगा, पॉजिटिव। जो एंगल लेना है स्लोप के साथ वो पॉजिटिव एंगल लेना है। अगर आप ये एंगल देखो तो कितना आ जाएगा, 135 हो जाएगा, ठीक है। 135 डिग्री हो गया यहाँ पे एंगल। आप जानते हो कि डी क्यू अपान डी टी इक्वल टू tan थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर इससे रेडियस निकाले तो होगा यहाँ पे, तो डी क्यू बटे डी टी इक्वल हो जाएगा tan थीटा माने tan 135 डिग्री, और 135 डिग्री का मान क्या होता है, -1 होता है। तो डी क्यू अपान डी टी का मान हो गया -1, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में। अगर हम आर ओ आर इसका लिखें, रेट ऑफ रिएक्शन इसका लिखें, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इसका रिएक्शन होगा, ठीक है, डी क्यू अपान 2dt हो जाएगा। डी क्यू अपान क्या हो जाएगा, 2dt हो जाएगा। और ये रिएक्टेंट है, इसके लिए जो साइन आएगा, साइन आएगा आपका नेगेटिव आएगा। बात समझे, ठीक है। अब देखो आप डी क्यू अपान डी टी का मान कितना है, डी क्यू अपान डी टी का मान -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है, 1/2, इसका मान -1 है तो आ जाएगा 1/2। तो जो आपका आर ओ आर आया क्यू के लिए वो आएगा 1/2। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे पी दिया है, पी के लिए निकाल लें, या नहीं दिया है, अगर नहीं दिया है तो आप इसका इक्वेशन लिख सकते हैं, डी पी बटे डी टी माइनस में इक्वल टू माइनस डी क्यू बटे 2dt इक्वल टू डी आर बटे
3dt, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर हमको मान लो इसकी वैल्यू पता है, इसकी निकाल सकते हैं, इसकी पता है, इसकी निकाल सकते हैं। तो अगर हमको एक वैल्यू पता चले तो p के लिए भी निकाल सकते हैं, हम r के लिए भी फाइंड कर सकते हैं कि r बार कितना होगा, ठीक है। तो अब हम लोग कल बात करेंगे अगली वीडियो में कि r और r के और सवाल कैसे लगा सकते हैं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे निकालते हैं r और r को फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है।